हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आज के नए लेक्चर में। आज हम लॉगरिथम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हमने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मैंने आज आपको बोला कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में बेसिस जितने भी हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला कांस्टेंट बेसिस हो सकते हैं और दूसरा वेरिएबल बेसिस हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होगा, 2 हो सकता है, माइनस नहीं, हाफ हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 100 भी हो सकता है। और वेरिएबल मतलब जिसमें x वाला टर्म हो सकता है, मतलब कोई भी वेरिएबल वाला टर्म के साथ होगा। तो इसमें हम अभी कंफर्म्ड नहीं है कि हमारा बेस क्या 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है या बेस हमारा 1 से बड़ा है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में हम दो केस बनाते हैं, दो केसेस बनाकर हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। मैं आपको एक करवा के दिखाता हूँ तो बाकी आप कर पाओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक और बात हमें ध्यान रखना है कि हमें इसका डोमेन भी अपने दिमाग में सेट करके रखना है कि इसका जो डोमेन है वो आपका x-2 है। आई मीन उससे कि इसका जो डोमेन है वो आपको निकालना होगा। मतलब x-2 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बिकॉज लॉगरिथम के अंदर लॉगरिथम का जो इनपुट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशंस हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला डोमेन ध्यान रखो, दूसरा बेस के कंडीशंस ध्यान रखो। पहला कि बेस 1 से बड़ा और दूसरा है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो पहले हम इसका डोमेन निकाल लेते हैं जिससे कि बाद में हम इसको ना भूल जाए कि डोमेन इसका निकालना बाकी है ना। डोमेन क्या होगा कि x-2 का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा तुम कुछ भी दे सकते हो तो तुम्हारा x-2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो डोमेन हो गया x ग्रेटर देन 2। x का 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू दे दो तो लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। अब बात यह है कि बेस जो है अपना वो आपका 1 - x है। ठीक है, तो हम पहले केस 1 लेते हैं। पहला केस क्या है कि बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है, ऐसा हमने पहला केस माना। ठीक है, दूसरा केस में हम क्या लेंगे कि बेस 1 से बड़ा है। अच्छा, अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा केस को। ठीक है, हमें यहाँ से x का रेंज निकालना होगा, इंटरवल निकालना होगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जब भी दो साइन इनइक्वालिटी का होता है तब जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x के साथ जो भी न्यूमेरिकल टर्म होगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1/3 2/4 कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन में, या फिर इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है। हमें इसको x के साथ नहीं रखना है, मुझे इसको x से दूर करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में हम -1 कर देंगे। ठीक है, हम 1 से -1 कर देंगे तो 1 - 1 ये कट जाएगा। सिर्फ यहाँ पर -1 करने से नहीं होगा, हमें यहाँ इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें -1 करना होगा 0 के साथ, और राइट हैंड साइड में भी हमें 1 के साथ -1 करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, बेसिकली इस 1 को हटाने के लिए हम -1 करेंगे और वो -1 हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी करना होगा, राइट हैंड साइड में भी करना होगा। अब बताओ 0 - 1 कितना हो जाता है, -1, फिर साइन ऐसा सेम, और 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा अब हमें भाई 0 को भी हटाना होगा, सॉरी 0 नहीं, माइनस को भी हटाना होगा। तो माइनस को हटाने के लिए हम माइनस को इस तरफ भी भेजेंगे और इसको इस तरफ भी भेजेंगे। अब मेन बात यहाँ पर क्या है, मेन बात ये है कि माइनस को जब भी हम इस तरफ भेजेंगे और इस तरफ भेजेंगे तो इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाता है, जो कि हमारे रूल में लिखा हुआ है कि जब भी हम माइनस एंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो बेसिकली साइन चेंज होगा। अच्छा, अब -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +1, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज, फिर x, इसके बाद 0 और -1। ठीक है, माइनस को उस तरफ भेजा तो 0 का कोई इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने में तुमको दिक्कत आ सकता है तो इसीलिए तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि x जो है
वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये केस है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, हमने अपने केस को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, बिकॉज केस में हमें ये निकालना था कि केस में क्या बोला गया है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने केस 1 में क्या लिया था, केस 1 में हमने लिया था कि हमने ये माना कि हमारा जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है। तो हमने ये मानते हुए कि हमारा बेस 0 और 1 के बीच में है, हम अभी इस लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। और जब भी हमें पता है कि बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इम्प्लाइज लॉग हटाओ तो x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू था लेस इक्वल्स टू हो जाएगा, बिकॉज हमने बेस को क्या माना था 0 और 1 के बीच में है, तो साइन इक्वलिटी का चेंज हो जाएगा। 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1। ठीक है, पावर माइनस 1 मतलब क्या, रेसिप्रोकल कर दो, तो x माइनस 2 लेस इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एक्स। क्या ये बात क्लियर, क्या ये बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्योंकि भाई इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड में लाएंगे। ठीक है, ओके। लेकिन हम यहाँ पर इसको लेफ़्ट हैंड साइड में ना ले जाकर हम यहाँ पर एक दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? देखो ज़रा, हमने ये देखा कि 1 माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ। इसका मतलब 1 माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो हम कन्फर्म्ड है कि वो 0 और 1 के बीच में होगा। अब मुझे बताओ 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जी हाँ, बिकॉज 0 और 1 के बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब हम कन्फर्म्ड है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा इन दिस केस। मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो हम कन्फर्म्ड है कि 1 माइनस एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू है या फिर पॉजिटिव एंटिटी है। तो जब हम कन्फर्म्ड हो जाते हैं कि ये वाला वैल्यू एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ये रूल में है इनइक्वालिटी के। ठीक है, जब तक हम कन्फर्म्ड नहीं होते थे तब तक हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते थे, लेकिन जब हम कन्फर्म्ड हो जाते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाते हैं। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, तो अब इसको करते हैं इसको, तो x माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स लेस इक्वल्स टू 0। इसको तुम अभी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2x माइनस 1 को लाया इस तरफ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 1 को इस तरफ लाया तो माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 लेस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि हम इस पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज वैसे भी हमें इसका क्या निकालना होगा, रूट्स निकालने होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि रूट्स निकालने से पहले ये ज़रा चेक करना कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो a है वो आपका लेस देन 0 है बिकॉज माइनस 1 है, तो अब यहाँ पर a आपका लेस देन 0 है, तो हमें d अपना लेस देन 0 चाहिए, जिससे कि ये हम कंफर्म्ड हो जाएंगे कि ये वाला पॉलिनोमियल ऑलवेज नेगेटिव है। ठीक है, समझे? मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफ्स बन सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूँ फिर से। पहला, जब आपका a पॉजिटिव होगा तो 3 ग्राफ्स बनते हैं। कैसे? अपवर्ड। ठीक है, और जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव होता है तो 2 रूट्स होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर होता है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं।
और जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स होता है, बिकॉज एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहीं पर टच नहीं करता या फिर कट नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही ए जब लेस देन 0 होता है तो 3 ग्राफ्स बनते हैं, लेकिन इस बार ये डाउनवर्ड्स होते हैं, बिकॉज ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स ग्राफ बनता है। अब मेन मुद्दा क्या है कि जब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पर भी फिर से सेम 2 रूट्स बनते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो 2 इक्वल रूट्स बनते हैं, और जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होता है तो कोई भी रूट यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, बिकॉज कट नहीं करता हमारा ग्राफ। अब हमें इन सारे केसेस को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मेनली इन दोनों पर हमें फोकस करना है। ठीक है, ऐसा बोलने का कारण ये है कि इन 2 केसेस में हमारा जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होता, और इसके वजह से क्या होता है पता है, इसके वजह से हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो या तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है या तो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू हमें देता है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कब ऑलवेज पॉजिटिव देगा और कब ऑलवेज नेगेटिव देगा। ऑलवेज पॉजिटिव तब देगा जब ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का ये ऑलवेज आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, और हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा इस वाले कंडीशन पर कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी लेस देन 0 होना चाहिए। ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमें ये चाहिए कि ऑलवेज नेगेटिव कब होगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए लेस देन 0 होना चाहिए और डी लेस देन 0 होना चाहिए, जिससे कि जो ग्राफ है वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही रहता है, और एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। क्या होता है? नेगेटिव होता है हमेशा। ठीक है, तो हमने ये नोटिस किया कि हमारे पॉलिनोमियल में अभी हमारा ए जो है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमारा नेगेटिव है। अब अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव आ जाता है तो ये वाला पॉलिनोमियल हमेशा हमको क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा, है कि नहीं? तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, तो बेसिकली इसका जो ए है वो आपका -1 है, दैट इज़ लेस देन 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो होगा बी स्क्वायर -4 इंटू ये आपका कितना है -1 इंटू -3। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली ये हो गया आपका 9, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन फिर से माइनस, इसलिए -4 इंटू 3 12, और ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया नेगेटिव। आपका बल्ले बल्ले करने का टाइम आ गया है, बिकॉज ये वाला जो पॉलिनोमियल है अपना ये आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्सेप्ट 0 ऑब्वियसली। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 के अलावा तुम कोई भी रियल नंबर दे सकते हो तो ये हमेशा तुमको नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये कंफर्म्ड हो चुका है कि ये वाला पॉलिनोमियल हमें हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। और देखो इनइक्वलिटी भी क्या कह रहा है? इनइक्वलिटी कह रहा है कि दिस पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इक्वल टू वाला केस तो नहीं हो सकता, लेकिन लेस देन वाला केस तो हो सकता है। इसका मतलब ये आपका ट्रू है। ठीक है, दिस इनइक्वलिटी इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट 0 ऑब्वियसली। तो बेसिकली ये वाला इनइक्वलिटी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये वाला इनइक्वालिटी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, लिख देता हूँ, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू फॉर x belongs to real number and x not equals to 0। ठीक है, अच्छा तुम x इक्वल टू 0 देते भी हो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -3 जो कि लेस देन, अच्छा 0 भी दे सकते हो। ठीक है, ठीक है,
ज़ीरो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का वैल्यू 0 भी दे सकते हो तो -3 ही आएगा, और ये लेस देन इक्वल टू या फिर लेस देन 0 होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x इट इज़ ऑलवेज ट्रू, इट होल्ड्स ट्रू, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्टेटमेंट आया है आपका, ये ट्रू आया है, इसका मतलब ये वाला जो केस है ये आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, हम जब मॉड्यूलस करते थे, सपोज़ हमने कुछ केस लिया मॉड्यूलस में, सपोज़ -1 स्मॉलर इक्वल्स टू x स्मॉलर इक्वल्स टू 1। अब सपोज़ मैंने इक्वेशन में बिठाया, मॉड का कुछ इक्वेशन था ऐसे करके, तो मैंने इसमें वैल्यूज़ बिठाने के बाद लास्ट में आ गया 3 = 3 आ गया, तो हम क्या करते थे, ऐसा 3 = 3 नहीं, छोड़ो, 3 < 5 अगर आ जाता है तो हम क्या करते थे, ये ट्रू होता था, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम क्या कर लेते थे, हम अपने केस को ही अपना सोल्यूशन का पार्ट ले लेते थे, है कि नहीं बताओ। तो वैसे ही, क्योंकि अब यहाँ पर भी हमारा क्या आया, यहाँ पर भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आया कि ये वाला वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 0, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो इसलिए हम अभी इसी केस को अपना सॉल्यूशन का पार्ट मानेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन नहीं है लेकिन सॉल्यूशन का पार्ट में ये हमारा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो केस 1 से हमें ये मिल गया है कि केस 1 से x बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेसिकली यहाँ से x बिलोंग्स टू 0,1, ये हमें केस 1 से मिला। अच्छा, अब केस 2, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है आपका कि बेस आपका 1 से बड़ा है, बेस क्या था 1 - x, ये आपका 1 से बड़ा है, तो 1 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली ये हो गया -x > 0, माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो x < 0, ये आपका केस आ रहा है, ठीक है, x < 0 ये आपका केस है। अब इसको हम अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने क्या एज्यूम किया, केस 2 क्या है कि ये जो बेस है हमारा ये 1 से बड़ा है, ठीक। तो मान लेते हैं ये जो है ये 1 से बड़ा है, तो हम अगर लॉग को हटाएंगे तो दिस विल बी > टू बेस यहाँ जाएगा और इसके पावर -1 आ जाएगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम, बिकॉज हमने बेस को क्या माना है 1 से बड़ा है। तो ये हाँ, अच्छा यहाँ लिखते हैं, तो लॉग हटा देते हैं, इट विल बी x - 2 > टू 1 - x टू द पावर -1, ठीक है भाई, क्या ये बात क्लियर है, ओके, समझे। रेसिप्रोकल कर दो बिकॉज पावर में नेगेटिव है, तो x - 2 > टू 1/1 - x। अब देखो फिर से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 - x का जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर क्या लिया था, 1 से बड़ा लिया था। 1 से बड़ा मतलब क्या, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। 1 से बड़ा जो वैल्यूज़ आते हैं वो क्या आता है, 2, 3, 4, 5, क्या वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, जी हाँ। तो ये वाला वैल्यू आपका कन्फर्म्ड पॉजिटिव है, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो इट विल बी x - 2 × 1 - x > 1 तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा -x² + 3x - 2 > 1, 1 को लाते हैं तो -x² + 3x - 3 > 0। क्या है बात क्लियर है। अब हमें फिर से चेक करना होगा क्या ये पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, ठीक है। इसका a आपका क्या आ रहा है, इसका a आपका नेगेटिव है, <0 है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हमें दिखता है कितना देखते हैं वो समझ में आएगा। अच्छा, इसको सेम इक्वेशन था ना ये, अच्छा देखो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल सेम टू सेम है, तो बेसिकली इसका a आपका <0 है और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी <0 है। इट मीन्स दैट कि दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। लेकिन क्या ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं, ज़रा देखो। इनइक्वालिटी में कहा गया है कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 से बड़ा होगा,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगा बिकॉज इसका a लेस देन 0 d लेस देन 0 है। इसका मतलब ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसका इनइक्वालिटी में बताया गया है कि ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा मतलब क्या, कि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी। लेकिन हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट जब हमने चेक किया तो ये हमें पता चला कि ये तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो हमें लिखना होगा नॉट ट्रू। समझे मेरी बात को? अच्छा, तो बेसिकली हमें केस 2 से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फ्रॉम हियर x बिलोंग्स टू नो सोल्यूशन, या फिर कह सकते हो x बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, अच्छा, तो हमें केस 2 से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला x का, लेकिन केस 1 से हमें ये मिला है कि x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। अब हमारा यहाँ पर आंसर नहीं आया है, हमें इसको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। बताओ, याद है? डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना बाकी है, इसीलिए अब हम इसको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। फाइनल आंसर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन में क्या कहा गया है? अच्छा, इसको हम वेबी कर्व से भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले डोमेन में क्या बोला है? अच्छा, क्या क्या वैल्यूज है वो प्लॉट करो। 0 1 और 2 है, तो 0 1 2 को प्लॉट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 0 1 और 2। तो अकॉर्डिंग टू द केस 1 x विल लाई बिटवीन द रेंज 0, 1। 0 और 1 के बीच में x का वैल्यू लाई करेगा। इसका मतलब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये केस 1 हमें बताता है। और डोमेन क्या बताता है? डोमेन ये कह रहा है कि x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। डोमेन कह रहा है x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है? तुम बोलोगे भाई जी नहीं, कॉमन पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट, इट मीन्स दैट द आंसर इज़ नो सोल्यूशन। द आंसर इज़ नो सोल्यूशन। क्या समझे? समझ गया ऐसा आपको लिखना है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। हमने बेसिकली क्या किया? हमने 2 केसेस बनाए। ठीक है, तो 2 केसेस हमने बनाए। पहला केस हमारा अप्रूव्ड हो गया बिकॉज ये वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है। ये वाला वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है, मतलब ऑलवेज लेस देन 0 है, तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। लेकिन केस 2 में ये फिर से यही पॉलिनोमियल इस वाले इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये केस जो है हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इस केस से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है x का, जबकि इस केस से हमें जो केस था हमारा वही हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा हो जाता है। लेकिन हमें डोमेन को भी याद रखना होगा। डोमेन भी हमें याद रखना है कि अगर x का वैल्यू हमने सिर्फ ये ले लिया, ठीक है, तो लॉग का इनपुट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। कैसे? देखो, तुम इसमें 0 पुट करो, 1 पुट करके देखो, तो बेसिकली log -2 आ जाता है, log -1 आ जाता है, जो कि अनडिफाइंड है या फिर नॉट डिफाइंड है। तो इसीलिए डोमेन में कहा गया कि x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, जिससे कि इनपुट हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो हमने क्या किया? हमारे केस के साथ इसका इंटरसेक्शन लिया, कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं मिला, इसलिए आंसर होगा नो सोल्यूशन। क्या ये बात क्लियर? ठीक है, मैंने बहुत टाइम दिया है इस क्वेश्चन को बिकॉज जब भी वेरिएबल वाला बेस आता है तब दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है कि भाई बेस तो अभी हमें नहीं पता कि बेस 0 से 1 के बीच में है या 1 से बड़ा है। तब हमें 2 केसेस बनाने होंगे और केसेस को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा कि भाई इसको और कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक और क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि हर एक पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से रिटेन्ड हो जाए। तो क्वेश्चन है log x - 1 अपॉन x, ये आपका इनपुट है और बेस क्या है? बेस है आपका x - 2, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली आपको अभी डोमेन भी ध्यान रखना है और बेस भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको डोमेन लिख लेना है इसका।
डोमेन क्या होगा? डोमेन ये होगा कि x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू बड़ा होना चाहिए 0 से। अब यहाँ से वही भी कर्व लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आपके 0 और 1, प्लस माइनस प्लस। पॉजिटिव पार्ट बोला गया है, पॉजिटिव पार्ट होता है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी, ये आपका डोमेन है। इसी के साथ हमें हमारा आंसर का मतलब जो सॉल्यूशन आएगा दोनों केसेस से या फिर कोई भी एक केस से आएगा आंसर हमारा, उसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम केस बनाते हैं। केस 1, केस 1 है कि हमारे बेस को हमने मान लिया 0 और 1 के बीच में है। बेस इज़ बिटवीन 0 एंड 1। अब मैंने क्या बोला था कि x के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो हटाना होगा। तो -2 को हटाने के लिए हम इसमें +2 करेंगे, तो माइनस प्लस कैंसिल। +2 हमें बोथ साइड में करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा, इसके साथ +2 किया तो 2, यहाँ से x -2 हट जाएगा, इसमें +2 किया तो 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं बताओ? समझे कि नहीं बताओ? हमने इस -2 को हटाने के लिए इसमें +2 किया, तो +2 हमें बोथ साइड में करने होंगे। यहाँ भी +2 किया तो 2 आया, यहाँ पर +2 किया तो 3 आ गया, ठीक है। तो केस क्या कह रहा है कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा। अच्छा, देखते हैं। अब हमने क्या लेट किया कि बेस जो है 0 और 1 के बीच में है, तो जब हम लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इम्प्लाइज x माइनस 1 अपॉन एक्स साइन चेंज लेस देन x माइनस 2 टू द पावर 1, ठीक है। अच्छा, इम्प्लाइज x माइनस 1 अपॉन एक्स लेस इक्वल टू x माइनस 2। क्या है बात क्लियर? अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। -x माइनस 2 लेस देन 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हमें x का वैल्यू नहीं पता। हमें x माइनस 2 तो पता है कि ये 0 1 के बीच में है, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं पता कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद x माइनस 1, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम होगा आपका x, ठीक है। तो x माइनस 1 माइनस x इंटू x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। ब्रैकेट खोलो, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x² प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x लेस देन 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे और इसको इस तरह भेजेंगे, साइन बदल जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया तो x² माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 0। समझे? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग हमने लगाया, क्या किया कि सामने माइनस था तो माइनस कॉमन लिया। अब माइनस को उस तरह भेजेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, सिंपल। अब भाई इसका रूट निकालना होगा तुम्हें, रूट निकाल के फिर आपको वे भी कर्व लगाना होगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए होगा, पेशेंस रहेगा तो आप इसको कर पाओगे। इसका रूट्स निकालने के लिए फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो। x इक्वल्स टू माइनस ऑफ -3 मतलब +3 प्लस माइनस b का होल स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a जो कि 1 है और कांस्टेंट टर्म भी 1 है, क्या बात है, रूट ओवर और 2 इंटू ए तो 1 ही है भाई, तो 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 रूट्स निकल गए हैं, एक है आपका 3 प्लस रूट 5/2, एक है 3 माइनस रूट 5/2। अब लिखेंगे कैसे, मैंने एक बात बताया था आपको। मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है, इसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा
and x minus beta are the factors of the polynomial। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि अगर दो रूट्स हमें पता है तो बस उसको x माइनस लिख के अगर हम लिखेंगे तो वो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। फैक्टर मतलब क्या कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपको ये वाला पॉलिनोमियल ही मिलेगा। ठीक है, मीन्स x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज़ नथिंग बट इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमें दो रूट्स मिल रहे हैं, यहाँ से हमें दो रूट्स मिल रहे हैं। पहला रूट है 3 प्लस रूट 5/2 और दूसरा रूट क्या मिल रहा है 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के बदौलत हम इनको एज फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको। तो मैंने इस पॉलिनोमियल के जगह पर सिंपली लिखा x माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा सपोज़ ये है 3 प्लस रूट 5/2 इंटू एक्स माइनस बीटा। बीटा सपोज़ ये है 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका नीचे x है ग्रेटर देन 0। इसको करने का रीज़न ये है कि वे भी कर्व हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अब हमें क्या करने होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालने होंगे जो आपको निकालना आता है। आपको ईच टर्म्स को आपको ज़ीरो करना होगा, इसको आपको ज़ीरो के बराबर करना होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 प्लस रूट 5/2 और इसको आपको ये आप ज़ीरो करोगे तो x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5/2 आएगा। अब कौन सबसे छोटा है वो आपको नंबर लाइन में सबसे पहले प्लॉट करना होगा। तो सबसे छोटा ऑब्वियसली यहाँ पर आपका 3 माइनस रूट 5/3 है। ठीक है, देख के समझ में आ जाएगा आपको 3 माइनस रूट 5/2 है सबसे छोटा। फिर आपका आएगा, रुको, ये सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटी 0 है। ठीक है, मैंने इस टर्म को नोटिस नहीं किया बिकॉज इसको ज़ीरो करोगे तो 0 आएगा ना। अच्छा, ये 0 आएगा। अब सबसे बड़ा नंबर ये होगा 3 प्लस रूट 5/2 बिकॉज रूट 5 होता है 2.2 और 3 प्लस 2.2 5.2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ऑब्वियसली 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही है। तो सबसे छोटा 0 है, फिर ये। ठीक है, अच्छा, सबका पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन चेंज। ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर चाहिए आपको। ग्रेटर के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर वाला मतलब पॉजिटिव पार्ट सेलेक्ट करेंगे। पॉजिटिव पार्ट आपका ये है, पॉजिटिव पार्ट आपका ये है। तो इसको ड्रॉ करो, मतलब दिखाओ कि ये पॉजिटिव पार्ट है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट वालों को सिलेक्ट किया है ना। अच्छा, अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हमारा एंड नहीं होता, हमें इसको केस के साथ भी इंटरसेक्शन लेना होता है। जैसे हम मॉड में करते थे, याद करो, जब केस 1 सपोज मान लेते हैं कि x लेस देन -1, तो सपोज हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहाँ पर आ गया x ग्रेटर देन 2 या फिर लेस देन -2 या फिर लेस देन 2। फिर हम क्या करते थे, इसको और इसको हम इंटरसेक्शन लेते थे केस के साथ, फिर नंबर लाइन में प्लॉट करके कि यहाँ पर -1 यहाँ पर 2 बोला कि -1 से छोटा और 2 से भी छोटा। फिर हम कॉमन पार्ट को लिखते थे यहाँ से, है कि नहीं। तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना होगा। ठीक है, यहाँ से हमें इसके साथ हमें केस का जो x का वैल्यू है, रेंज है, उसको हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, कॉमन पॉइंट लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ है 2 और 3। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। आपको सेम नंबर लाइन में, यहाँ पर सेम नंबर लाइन में आपको 2 और 3 को प्लॉट करना है। ठीक है, 2 और 3 को आपको प्लॉट करना है। तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। 3 माइनस रूट 5 का वैल्यू 2.23 होता है। ठीक है,
बस 2.2 लेते हैं, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई बताओ? 1.8। अच्छा 1.8 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ऑब्वियसली कितना मिलेगा मुझे? 0.9। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका 0.9 है, और ये वैल्यू कितना है वो भी देख लेते हैं। 3 + 2.2 डिवाइडेड बाई 2, 5.2 बाई 2, इट इज़ 2. इसमें आएगा 4, फिर आएगा 12, 2.6। तो ये आपका 2.6, ये आपका 0.9। तो हमें पता चल गया है कि ये वाला वैल्यू आपका 0.9 है और ये आपका 2.6। अब आपको ये समझते हुए 2 और 3 को प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा 0, फिर 0.9 आया, फिर आपका 2 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर आपका 2 यहाँ पर आएगा इनके बीच में, डिफरेंट इंक से कर सकते हो। यहाँ पर आपका 2 आएगा, फिर आपका 2.6 के बाद आपका 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, समझे? ओके। इसके बाद क्या बोला है कि 2 और 3 के बीच में है x का वैल्यू, तो आपको 2 और 3 के बीच में आपको इसको फिर से शेड करना है। ठीक है, ये मेरा टेक्निक है इंटरसेक्शन लेने का, जल्दी से शॉर्टकट मेथड है। अब देखो कि इस रेंज के अंदर, इस पिंक वाले रेंज के अंदर क्या हमारा पहले वाले कोई भी इंक्स है? जी हाँ, ज़रूर है। देखो ब्लू वाला इंक है पिंक वाले इंक के रेंज में, तो हमें वही हमारा सोल्यूशन होगा इस वाले केस से। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन इस वाले केस से क्या हो जाएगा? 3 + √5/2, 3 दोनों में ही कॉमन ब्रैकेट्स। क्या ये बात क्लियर है? तो केस 1 से हमें x का वैल्यू कुछ ना कुछ मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, केस के साथ इंटरसेक्शन लेना मत भूलना। अच्छा, केस 1 से हमें x का कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिला ही है। अब केस 2 में जाते हैं। केस 2 में हमें क्या लेट करना है भाई? केस 2 में हमें ये मानना है कि जो बेस है हमारा वो 1 से बड़ा है। बेस क्या है? बेस हमारा x - 2 है, तो x - 2 अब की बार 1 से बड़ा मान लेते हैं, इसको उस तरह भेजते हैं, तो x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा लॉग हटाने के बाद, तो x - 1/x ग्रेटर देन x - 2 का पावर 1। ठीक है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो x - 2/x माइनस x - 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका वैल्यू कितना आता है तुम यहाँ पर लिख सकते हो, इसका डायरेक्ट वैल्यू इतना आता है। ठीक है, रुको। डायरेक्ट वैल्यू करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर बहुत बार साइन चेंज किया है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फिर से, जिससे गलती ना हो बार बार। x - 1 यहाँ पर x × x - 2। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद, तो x - 1 - x² + 2x डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली इम्प्लाइज -x² + 3x - 1 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 0। तो माइनस कॉमन लीजिएगा सबसे और इसको इस तरफ भेजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाई x², अब साइन चेंज लेस देन 0। वे भी कर्व लगाओ। इसके रूट्स हमें निकालने आते हैं, है कि नहीं? हमने निकाला था अभी पहले, ये देखो सेम पॉलिनोमियल था, इसके रूट्स क्या क्या निकले थे? सेम, यही लिखो बार बार। ये फिर से लिख दो, ठीक है? ये मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर से। ये हो जाएगा x - 3 + √5/2 इंटू x - 3 - √5/2 होल डिवाइडेड बाई x। इस बार लेस देन 0 है। पहले क्या था? पहले ग्रेटर देन 0 था, अब की बार लेस देन 0 है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हमें भी प्लॉट करना होगा नंबर लाइन में सिंपली, वही भी कर्व यूज़ करने के लिए। प्लॉट करिएगा, पहले 0 आएगा, फिर आपका 3 - √5/2, फिर आपका आएगा 3 + √5/2।
इसका वैल्यू हमें पता है 0.9 आया था अप्रॉक्सीमेटली, इसका आया था 2.6। अब हमें इसको प्लस माइनस प्लस करना होगा, प्लस माइनस। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, लेस देन 0, नेगेटिव पार्ट चूज़ करना होगा। नेगेटिव पार्ट है आपका ये वाला, और नेगेटिव पार्ट है आपका ये वाला। ठीक है, अच्छा अब हमें इसको इंटरसेक्शन करना होगा केस के साथ। केस में क्या बोला, 3 से बड़ा, ओके। 3 प्लॉट करो, तो 3 कहाँ पर प्लॉट होगा, 2.6 के बाद ही 3 होगा, तो बेसिकली 3 तुम यहाँ प्लॉट करो। 3 से बड़ा बोल रहा है, तो 3 से बड़ा हमें दिख रहा है, ऐसे जाएगा। अब मुझे बताओ क्या कुछ कॉमन हुआ, क्या येलो इंक और वाइट इंक के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें हैं? जी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब हमें यहाँ से x का कोई वैल्यू ही नहीं मिला, x बिलोंग्स टू 5। केस 2 से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला x का, तो सिंपल हमें सिर्फ और सिर्फ केस 1 से ही x के वैल्यूज़ मिले हैं। अब यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म नहीं होता, हमें इसी वैल्यूज़ को फिर से इंटरसेक्शन लेना होगा, किसके साथ, डोमेन चाचा के साथ। चलिए इसको इंटरसेक्शन लेते डोमेन के साथ, फिर आपका आंसर आएगा फाइनली। एक और बार वेवी कर्व लगाइए, सारे वैल्यूज़ को प्लॉट कीजिए। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज़ है, -∞, 0, 0 और 1 है ना, तो 0 और 1 प्लॉट करते हैं सबसे पहले, 0, 1। ठीक है, और केस 1 से क्या आया था, 3 प्लस √5/2, इसका वैल्यू तो 2.6 है, और 3, तो ये ऑब्वियसली 1 के बाद ही प्लॉट होगा। 3 प्लस √5/2 और यहाँ पर 3। अब इनके कंडीशंस क्या क्या था, हाँ, एक बोला है कि 0 से छोटा, एक है 1 से बड़ा। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। 0 से छोटा लिखते हैं पहले, तो 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब इस तरफ जाएगा एरो, और बोला था 1 से बड़ा, ओके, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद इसमें क्या मिला था कंडीशन, इसमें मिला था कि x का वैल्यू इसके बीच में होगा, बीच में। ठीक है, इसके बीच में मतलब इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो बेसिकली क्या हमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है इस वाले इंक में और येलो वाले इंक में? जी हाँ, कुछ ना कुछ हिस्सा तो कॉमन है। कौन सा वाला हिस्सा कॉमन है बेटा? ये वाला हिस्सा कॉमन है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा कॉमन है, तो बस हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 प्लस √5/2, 3 इज़ द फाइनल आंसर। समझे कि नहीं? ठीक है, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो लॉग इनइक्वालिटी जब बेस आपका वेरिएबल होता है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन जाता है, इसलिए पेशेंस रखना कि कहीं पर गलती ना हो, क्योंकि देखो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर कहीं पर भी प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है, साइन इधर उधर हो जाता है, तो पूरा का पूरा मेहनत आपका बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करने का अभी के लिए। ठीक है, धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा, अभी आपको फोर्सिबली अपना स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मुझे जेई मेन जे एडवांस में जल्दी जल्दी 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर करना होगा ऐसे क्वेश्चंस, तो ऐसा करने के लिए आपको अभी से अपना स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एकदम फोर्सफुली। ठीक है, और गलती भी कर रहे हो आप, एक तो आप स्पीड बढ़ा रहे हो और ऊपर से गलती भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, फिर धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा, या फिर आपको खुद बढ़ाना होगा अपना स्पीड, लेकिन एक्यूरेसी मैटर्स मोर। आपने 1 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और देखा कि 50% ही गलत है, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो बेसिकली ये था आपका लोगैरिथमिक इनइक्वालिटी का
तरीका। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिखाए हैं बिकॉज 2 ही क्वेश्चन दिखाने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा है, बिकॉज जैसा मैंने कमेंट्स में देखा है बहुत लोगों को समझ में आ जाता है एक ही बार में 2 ही बार में। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी कि मुझे बार बार इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास टाइम बच जाता है, ठीक है। और उस टाइम बचे हुए टाइम में मैं कुछ और भी आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे कि एंटी लॉग के बारे में, इसके बाद मेंटिसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लॉग का, ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो होता क्या है वो आपको समझना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बेसिक्स हैं ये सब, ये हम वैसे भी बाद में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए सब ये एकदम यू कैन से वन काइंड ऑफ एट ए ग्लैंस यू कैन सी, ठीक है, एट ए ग्लैंस आप देख सकते हैं, जिससे कि बाद में जब यूज़ करेंगे हम तब आपको फिर से फ्लैशबैक मिलेगा कि हाँ भाई मैंने पढ़ा था क्लास 11th में, जब बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा था, फंडामेंटल चल रहा था, तब मैंने पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा रिकैप बस आपको करना है और बस फिर से आपके दिमाग में वो सारी इन्फॉर्मेशन फिर से रिटेन हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको पेशेंस तो रखना ही होगा, पेशेंस नहीं रखोगे तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। यू हैव टू कीप योर पेशेंस। अब देखते हैं कि भाई एंटी लॉग वर्क क्या होता है ना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई, ज़्यादा इसमें टाइम मैं लूँगा नहीं आपसे। एंटी लॉग क्या होता है बता देता हूँ, देखो। एंटी लॉग एंटी लॉग तो बेसिकली एंटी लॉग क्या होता है। सपोज़ मैंने कहा आपसे कि सपोज़ log 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3 होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 8 इज़ द एंटी लॉग ऑफ 3 बेस 2, ठीक है। बस ये होता है एंटी लॉग, ठीक है, यही तो होता है एंटी लॉग। बेसिकली अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो log m इक्वल्स टू n अगर मैं लिखता हूँ, बेस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m इक्वल्स टू एंटी लॉग n। समझे? बस सिंपल सा टॉपिक था एंटी लॉग, इसमें ज़्यादा और डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज बेसिक्स में सिर्फ हमें यही तक ही पढ़ना था। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम क्या होता है आपको बताना है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ ए लॉगरिथम, ठीक है। सपोज कोई भी एक रैंडम वैल्यू में लेता हूँ, सपोज log 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है इसका इंटीग्रल पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका इंटीग्रल पार्ट, मतलब इंटीजर वाला पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 3। और मेंटिसा होता है इसका डेसिमल वाला पार्ट, मेंटिसा होता है डेसिमल वाला पार्ट। यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, मतलब मेंटिसा 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली log 81 बेस 3 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा और मेंटिसा क्या होगा। तुम बोलोगे भाई बहुत आसान, एक्चुअली इस कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखूँगा नहीं, ठीक है। तो बहुत आसान है भाई, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इसका इंटीजर क्या है, इंटीग्रल पार्ट मतलब जो इंटीजर है वो है 4, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स 4, और कोई डेसिमल वाला पार्ट है ही नहीं, मतलब मेंटिसा 0, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
अब अगर कुछ ऐसे वैल्यूज़ आ जाते हैं जैसे कि log 2 बेस 10 का वैल्यू, बाद में पढ़ोगे आप, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। log 2 बेस 10 का वैल्यू 0.3010 होता है, ठीक है, इतना होता है। अब मुझे बताओ इसका मेंटिसा होगा क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, बताता हूँ, देखो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका इंटीग्रल पार्ट, इसका इंटीजर वाला पार्ट होगा ये वाला 0, ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट होगा ये 0, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। और मेंटिसा वाला पार्ट होगा डेसिमल वाला पार्ट। डेसिमल वाला पार्ट कौन सा है, डेसिमल को लेकर ये वाला पार्ट 0.3010, मतलब 0.3010, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 0.3010, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। इसके बाद सपोज़ मैंने लिखा log 11 बेस 10, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 1.04, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इंटीग्रल पार्ट तो भाई इसका 1 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 1। और मेंटिसा होगा इसका डेसिमल वाला पार्ट जो कि है 0.04, इट विल बी 0.04 इज़ द मेंटिसा। बहुत सिंपल। अच्छा, एक और बात मैं बोलना भूल गया, एंटी लॉग में ये तो बस आपने लॉग से एंटी लॉग में आपने कन्वर्ट किया। अब अगर एंटी लॉग से आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, एंटी लॉग से अगर आपको, मतलब बेसिकली हम होते हैं ना कि log 8 बेस 3 इक्वल्स टू x, तो हम log को हटाने के लिए क्या करते हैं, 8 लिखते हैं, 3 का पावर x कर देते हैं। अब अगर एंटी लॉग करके लिखा हुआ है तो इसको कैसे हटाएंगे, तो एंटी लॉग को हटाने का टेक्निक होता है, सपोज लिखा है एंटी लॉग, सपोज m और बेस है n, इट विल बी नथिंग बट m का पावर n, ठीक है। अगर आपको एंटी लॉग हटाना है तो बस सिंपली इसके पावर में बेस को उठा दीजिए तो हो जाएगा, आपका एंटी लॉग हट जाएगा। लॉग हटाने का टेक्निक आपको पता है और एंटी लॉग हटाने का टेक्निक भी मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा तो बोल ही दिया है, और तो ज़रूरत कुछ भी हमें नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी है जो मैंने नहीं बोला है तो मैं आपको बाद में अगर याद आता है मुझे तो मैं बोल दूँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए देखा जाए तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, बेसिक्स वाला पार्ट, ठीक है। एडवांस पे हम इसको फिर से भी वैसे भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए बेसिक लेवल के नॉलेज के हिसाब से ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि मेरा भी नहीं था पहले, बिकॉज पहले जब मैं क्लास 11th में था तब, या फिर क्लास 9th में भी एक्चुअली लॉगरिदम करवाया जाता है, CBSE करवाते हैं लॉगरिदम को, लेकिन तब मैंने ठीक से मतलब किया नहीं ठीक से, ठीक है, इग्नोर कर दिया था। तो जो इग्नोर था वो धीरे धीरे डर में बदल गया, और मेरा लॉग जो था, मैं लॉग से बहुत डरता था, ठीक है। तो डरता इसलिए था कि बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कब क्या करना होता था, है ना। मुझे ये डाउट होता था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्या मैंने सही प्रॉपर्टी यूज़ किया भी है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे डर था, उसी डर को ख़त्म करने के लिए मैंने फिर से लेक्चर्स लगाए लॉगरिदम के, ठीक है। तो फिर जब मैंने ध्यान से इसको थोड़ा सा अटेंशन दिया लॉगरिदम को, तब मैंने देखा कि भाई लॉगरिदम तो बहुत आसान है, ठीक है। जितना मुश्किल मुझे लगता था ये, उतना मुश्किल तो है ही नहीं है। तो इसीलिए टाइम देना आपको सीखना होगा, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से टाइम देना होगा। ऐसा नहीं कि भाई एक ही ग्लैंस में, एक ही चुटकी में आप इसको सीख पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी न किसी जगह पर आप अटकोगे और उसी जगह को आपको अच्छे से पॉलिश करना है, मतलब एकदम प्लेन कर देना है एकदम, जिससे कि इसमें कोई भी हिल्स एंड ग्रूव्स ना रहे, मतलब कोई भी यू कैन से डैमेज्ड पार्ट ना रहे, सब कुछ एकदम अच्छे से हो, प्लेन हो एकदम, ठीक है ना। इसीलिए लॉगरिदम को थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज बेसिकली ये चैप्टर हर जगह यूज़ होता है इन एडवांस, ठीक है। लॉग के क्वेश्चंस आपको भरे पड़े
मतलब भरे हैं पूरा लॉग से क्वेश्चंस, इसलिए आपको बेसिक इसका स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, बेसिक अगर वीक हो गया ना तो भाई ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको लॉग का जो बेसिक है वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर आउट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ये मैं दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ, जो भी बोलो। ठीक है, और अगर आपको लॉग का जो सीरीज़ है वो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा कि लॉग आपको अभी परेशान नहीं करता है जैसे पहले परेशान करता था लॉग आपको। ठीक है, तो अगर आपको लॉग अभी भी परेशान करता है तो बेसिक्स देखिए, बेसिक्स क्लियर कीजिए। मेरा चैनल हो सकता है, किसी दूसरे का चैनल भी हो सकता है, जहाँ से आपको समझ में अच्छे से आ रहा है वहाँ से ही देखिए। ऐसा नहीं कि मेरा चैनल ही देखना ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहाँ से आपको देखना है। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।